Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum ji. Today we will discuss about glass industry and it's very important topic with respect to applied chemistry और ये MCQs के हवाले से भी बहुत important है. इसमें कुछ important facts and figures मैंने जो है वो notes के फॉर्म में कलेक्ट किए हैं और ये मैं आपके साथ जो है वो शेयर कर रहा हूँ. देखिए ग्लास को बेसिकली आप डिफाइन कैसे कर सकते हैं कि ग्लास एक नॉन क्रिस्टलाइन और ट्रांसपेरेंट यूजुअली ट्रांसपेरेंट अमॉर्फस सॉलिड है, ठीक है जी, जिसकी बहुत सारी प्रैक्टिकल टेक्नोलॉजिकल और डेकोरेटिव एप्लीकेशंस हैं. ठीक है जी, मिसाल के तौर पे विंडो पैन्स में, टेबल वेयर्स में, ऑप्टिक्स में, इन सब चीज़ों में ग्लास यूज़ होता है. ठीक है जी. देखें ग्लास जो है वो उसको उसकी मैन्युफैक्चरिंग के मुख्तलिफ तरीके हैं, लेकिन ज़्यादातर ग्लास जो है एक रैपिड कूलिंग प्रोसेस होता है जिसको क्वेंचिंग कहते हैं. क्वेंचिंग के ज़रिए से प्रोड्यूस किया जाता है. ठीक है जी. देखिए कुछ ग्लासेस जो हैं ये हमारे पास एक मटेरियल होता है रॉ मटेरियल, उसकी रैपिड कूलिंग करते हैं हम मोल्टन फॉर्म में, तो उसको क्वेंचिंग कहा जाता है. इसके अलावा कुछ ग्लासेस जो हैं जैसे वोल्केनिक ग्लासेस हैं, ये इवन नेचुरली अकरिंग ग्लासेस के तौर पे मौजूद हैं. ठीक है. ग्लास जो है वो वोल्केनिक ग्लास जो है दैट इज एन एग्जांपल ऑफ नेचुरल ग्लास. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू एमसीक्यूज. अच्छा, इंडस्ट्री के अंदर जो है वो ग्लास को प्रोड्यूस करने के लिए मुख्तलिफ स्टेप्स होते हैं. इनके 5 स्टेजेस हैं ग्लास मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की. सबसे पहले कलेक्शन ऑफ रॉ मटेरियल है, फिर बैच प्रेपरेशन है, फिर फर्नेस के अंदर जो मेल्टिंग हम करते हैं रॉ मटेरियल की वो है, उसके बाद फैब्रिकेशन है और आखिर में अनेलिंग का प्रोसेस है. अब सबसे पहले हम बात करते हैं कलेक्शन ऑफ रॉ मटेरियल की. देखें ग्लास की टाइप के ऊपर डिपेंड करता है कि हम किस तरह का रॉ मटेरियल जो है उसको मैन्युफैक्चर करने के लिए इस्तेमाल करेंगे. बहरहाल सूटेबल जो रॉ मटेरियल यूज़ होते हैं इस टेबल के अंदर दिए हुए हैं और दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट. एमसीक्यूज के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है ये. जैसे अगर हमने सोडा लाइम ग्लास प्रिपेयर करना है तो उसके लिए रॉ मटेरियल में चाक, सोडा ऐश और क्लीन सैंड रिक्वायर्ड है. पोटाश लाइम ग्लास जो है वो प्रिपेयर करना है तो उसके लिए चाक, पोटाशियम कार्बोनेट और क्लीन सैंड जो है दैट इज़ रिक्वायर्ड. पोटाश लेड ग्लास के लिए आपको लेड ऑक्साइड चाहिए, लेड मोनोऑक्साइड इसको बोलते हैं, लिथार्ज भी कहते हैं इसको. और इस यहाँ लेड जो है सेस्क्यू ऑक्साइड ये इसका फॉर्मूला है Pb3O4, ये भी ले सकते हैं, या लेड मोनोऑक्साइड ले सकते हैं. उसमें फिर पोटाशियम कार्बोनेट और प्योर सैंड, ये 3 चीज़ें एज ए रॉ मटेरियल यूज होती हैं पोटाश लेड ग्लास के अंदर. और कॉमन ग्लास के अंदर चाक, सॉल्ट, केक जिसको सोडियम सल्फेट कहते हैं, कोक और ऑर्डिनरी सैंड वगैरह यूज होती हैं. तो ये रॉ मटेरियल्स आपने याद रखने हैं. दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट विद रिस्पेक्ट टू एमसीक्यूज. अच्छा, इसमें एक बड़ी अहम चीज़ है कि रॉ मटेरियल के अलावा एक मटेरियल होता है जिसको हम कुलिट कहते हैं. ठीक है जी. और डीक्लोराइजर्स, ये दोनों चीज़ें जो हैं वो हम ग्लास में मुख्तलिफ जो ग्लास की टाइप्स होती हैं उनमें ये ऐड करते हैं. कुलिट जो है ना, ये जो वर्ड के कुलिट है, कुछ लोग उसको कलिट भी कहते हैं. कलिट जो है उसमें बेसिकली होता क्या है, कलिट के अंदर वेस्ट ग्लास होता है या ग्लास के ब्रोकन पीसेस होते हैं. ठीक है जी. ये ग्लास में जब हम ऐड करते हैं तो इसमें जो ग्लास की फ्यूजिबिलिटी है, उसकी आपस में फ्यूज होने की सलाहियत है वो बढ़ती है और अल्कली का जो लॉस होता है वो मिनिमाइज होता है, क्योंकि अल्कली वोलेटिलाइज हो जाती है. वोलेटिलाइजेशन के जरिए उसका लॉस ऑफ अल्कली हो सकता है, लेकिन कुलिट ऐड करने से लॉस ऑफ अल्कली नहीं होता. ठीक है जी. जब ग्लास हम बना रहे होते हैं तो उस वक्त लॉस ऑफ अल्कली को प्रिवेंट करने के लिए कुलिट जो है वो ऐड किया जाता है. ठीक है जी. इसके अलावा कुलिट जो है वो ग्लास की कॉस्ट को रिड्यूस करने में भी हेल्प करता है. अच्छा, इसमें एक और बड़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि जो हमारा रॉ मटेरियल होता है उसके अंदर यूजुअली आयरन के कंपाउंड्स के ट्रेसेस मौजूद होते हैं. जो फेरस ऑक्साइड है वो ग्लास को ग्रीन कलर दे देता है और फेरिक ऑक्साइड जो है वो ग्लास को तकरीबन येलो टिंच जो है वो प्रोवाइड कर देता है. ठीक है. इन दोनों कलर्स को अवॉइड करने के लिए हमें जो है डीक्लोराइजर्स जो है वो ऐड करने पड़ते हैं. अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ग्लास इंडस्ट्रीज में कौन कौन से डीक्लोराइजर्स यूज हो सकते हैं. देखिए इसमें जो डीक्लोराइजर्स हम यूज़ करते हैं वो है एंटीमनी ऑक्साइड है, आर्सेनिक ऑक्साइड है, कोबाल्ट ऑक्साइड है, मैंगनीज डाइऑक्साइड है और निकल ऑक्साइड है. दीज आर यूज्ड एज डीक्लोराइजर्स इन ग्लास इंडस्ट्री. अच्छा जी, रॉ मटेरियल को लेने के बाद दूसरा जो स्टेप है वो है प्रेपरेशन ऑफ बैच. जब हम बैच प्रेपरेशन करते हैं तो उसमें हम रॉ मटेरियल, कलेट और डीक्लोराइजर जो हैं उसको एक पाउडर में कन्वर्ट करते हैं ग्राइंडिंग मशीन के ज़रिए से.
और ये मटेरियल्स के फिर एक्यूरेटली वेट करके करेक्ट प्रोपोर्शंस के अंदर इनको आपस में मिक्स किया जाता है, ठीक है। अच्छा, जो मिक्सिंग ऑफ मटेरियल है, इसके लिए हमारे पास मिक्सिंग मशीन होती हैं और उस वक्त तक हम इसको मिक्स करते रहते हैं जब तक एक यूनिफॉर्म मिक्सचर जो है वो हमें ना मिल जाए, ठीक है जी। अच्छा, ये जो यूनिफॉर्म मिक्सचर आफ्टर मिक्सिंग मिलता है, उस यूनिफॉर्म मिक्सचर को हम कहते हैं बैच और फ्रिट। बैच और फ्रिट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। और ये बैच और फ्रिट जो है ये फर्दर प्रोसेसिंग के लिए इस्तेमाल होगा। जो मेल्टिंग करनी है हमने फर्नेस में, उसमें बैच या फ्रिट जो है वो हम इसमें फर्नेस के अंदर जाके मेल्ट करेंगे। अच्छा, दो तरह की फर्नेसेज होती हैं जो ग्लास की मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज होती हैं। एक को हम पॉट फर्नेस कहते हैं, एक को टैंक फर्नेस कहते हैं। इनकी शेप की बेसिस पे हमने इनको पॉट और टैंक फर्नेस का नाम दिया हुआ है, ठीक है जी। इसमें हम जो बैज होता है उसको मेल्ट करते हैं, उसके बाद उसकी जो हीटिंग होती है बेसिकली कॉन्टिन्यूअल बेसिस पे हम उसको हीट कर रहे होते हैं, मेल्ट भी हो रहा होता है वो। और इसका कॉन्टिन्यूअल बेसिस पे हीट करने का रीज़न ये है कि इसके अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, सल्फर डाइऑक्साइड और दूसरी जो गैसेज हैं, ठीक है जी, उनकी जो एवोल्यूशन है वो फिर स्टॉप हो जाए, ठीक है। अगर उनकी एवोल्यूशन होती रहेगी तो फिर ग्लास की शेप के ऊपर इफेक्ट आएगा। इसलिए मेल्टिंग जो होती है फर्नेस में, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप विद रिस्पेक्ट टू ग्लास फॉर्मेशन। इसके बाद बच्चों एक प्रोसेस होता है फैब्रिकेशन। ये जो मोल्टन ग्लास बना है इसको एक सूटेबल शेप हम प्रोवाइड करते हैं, और ये जो सूटेबल शेप प्रोवाइड करना है, इसी स्टेज को, इसी प्रोसेस को फैब्रिकेशन कहा जाता है, ठीक है जी। या तो ये जो शेप आप प्रोवाइड कर रहे हैं या तो बाई हैंड शेप प्रोवाइड कर सकते हैं या बाई मशीन प्रोवाइड करते हैं। जो हैंड फैब्रिकेशन होती है ना, ये बहुत स्मॉल स्केल पे अगर ग्लास प्रोडक्शन कर रहे हैं तो फिर हैंड फैब्रिकेशन हम करेंगे। अदरवाइज मशीन फैब्रिकेशन जो है ना वो लार्ज स्केल प्रोडक्शन के लिए हम यूज़ करते हैं। और ये याद रखिए कि फैब्रिकेशन के मुख्तलिफ तरीके होते हैं। मिसाल के तौर पर ब्लोइंग करना, कास्टिंग, ड्राइंग, प्रेसिंग, रोलिंग और स्पिनिंग द मोल्टन ग्लास। ये सारे प्रोसेस जो है इनके ज़रिए से ग्लास की फैब्रिकेशन जो है वो की जा सकती है। अच्छा जी, फैब्रिकेशन के बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस है उसको हम एनेलिंग कहते हैं। एनेलिंग में जो ग्लास आर्टिकल्स होते हैं, जो हमने जिनकी फैब्रिकेशन कर दी है, जो ग्लास हमने शेपिंग कर दी है, उसको शेप में कन्वर्ट कर दिया, उसको हम स्लोली और ग्रेजुअली कूल करते हैं। ये जो प्रोसेस है जिसमें हम होमोजीनियस कूलिंग करेंगे ग्लास आर्टिकल्स की और स्लोली और ग्रेजुअली उसको कूल करेंगे, इस प्रोसेस को एनेलिंग ऑफ ग्लास कहा जाता है। ये अनेलिंग ऑफ ग्लास बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप ग्लास के आर्टिकल्स को जो है वो रैपिडली कूल डाउन करें तो होगा ये कि ग्लास की जो अपर लेयर है, जिसको सुपरफिशियल लेयर कहते हैं, वो कूल डाउन हो जाएगी। और जो ग्लास है बेसिकली बैड कंडक्टर ऑफ हीट है, तो अपर लेयर जो है वो कूल डाउन हो जाएगी, तो जो इंटीरियर पोर्शन है वो कंपैरेटिवली हॉट रहेगा, जिसकी वजह से ग्लास के अंदर ना स्ट्रेस और स्ट्रेन आ जाएगा। इसलिए अगर ग्लास को थोड़ी सा भी शॉक या डिस्टर्बेंस होगी तो वो ग्लास जो है वो पीसेस में कन्वर्ट हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। इसलिए अनेलिंग का प्रोसेस जो है दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, ताकि ग्लास की शेप जो है वो इंटैक्ट रहे और वो प्रोसेस, उसके जो आर्टिकल्स ब्रेक होते हैं ग्लास के आर्टिकल्स, वो इसी आसानी से ब्रेक ना हो। अच्छा, एनेलिंग के दो तरीके हैं, एक होता है फ्लू ट्रीटमेंट, एक होता है ओवन ट्रीटमेंट। हमने करनी है कूलिंग ही होती है और स्टेडी और स्लो कूलिंग करनी होती है, लेकिन दो तरीकों से हम कर सकते हैं। फ्लू ट्रीटमेंट में एक लॉन्ग फ्लू लाइक स्ट्रक्चर होता है, और इसमें हम क्या करते हैं, जो ग्लास होता है उसको ग्रेजुअली कूल करते हैं। उसका टेम्परेचर जो है, इसका फ्लू का जो एक एंड होता है वो हॉट होता है और दूसरा एंड जो है वो कूल होता है, ठीक है। तो जो रेड हॉट आर्टिकल्स होंगे ना ग्लास के, वो हम एंटर करेंगे हॉट एंड में फ्लू के, और उसके बाद उसको ग्लास आर्टिकल को स्लोली हम आगे की तरफ मूव करवाएंगे, और उसकी मूवमेंट के लिए ट्रैवलिंग बैंड्स होते हैं जो उसको आगे की तरफ मूव करवाते हैं। फिर उसके बाद ये ग्लास जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ठंडा होता जाएगा, और जो कूल एंड तक पहुंचेगा तो बिल्कुल ठंडा हो जाएगा, और इसके जरिए से इसकी जो शेप है वो प्रॉपर शेप जो है यानी हार्डन फॉर्म में बन जाएगी, और उसके अंदर पीसेस के उसको ब्रेक होने का जो चांसेस है वो ज़रा कम होते हैं। ये लार्ज स्केल प्रोडक्शन हमने करनी हो तो हम फ्लू ट्रीटमेंट के जरिए से एनेलिंग करते हैं। एक ओवन ट्रीटमेंट होती है, इस मेथड में
ये यूजुअली मेथड होता है स्मॉल स्केल प्रोडक्शन के लिए। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। इस मेथड में जो रेड हॉट ग्लास आर्टिकल्स हैं उनको हम ओवंस के अंदर प्लेस करते हैं, और ओवंस में इस तरह की अरेंजमेंट होती है कि हमने टेम्परेचर जो है वो कंट्रोल किया होता है। ठीक है जी, जब आप आर्टिकल्स को ओवन में रख देते हैं तो टेम्परेचर को स्लोली हम जो है वो डाउन करना शुरू कर देते हैं। इससे भी ग्लास की जो एनेलिंग का प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाता है। तो ये मैंने ग्लास इंडस्ट्री कराई है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अंदर भी एमसीक्यू जो है वो बन सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू अप्लाइड केमिस्ट्री, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो बच्चों इसको ज़रा ध्यान में रखिएगा, इसके नोट्स में आपको शेयर कर देता हूँ। तो आपका बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज़।